गरीब का जादुई एसी। ये कहानी है सोनमपुर गांव की, जिसमें एक छोटा सा सुखी परिवार रहता था। परिवार में रामू अपनी पत्नी सुमन और इकलौती बेटी प्रिया के साथ रहता था। रामू और सुमन पेशे से धोबी थे और उनके घर के बाहर ही उनकी एक धोबी की दुकान थी। रामू और सुमन पूरा दिन कपड़े धोकर प्रेस करने का काम किया करते थे। इस छोटे से व्यापार से रामू को सही मुनाफा हो जाया करता था, जिससे वो अपने छोटे से घर में हंसी खुशी से गुजारा कर रहे थे। उसी गांव से लगा हुआ एक शहर था, जिसमें हरिया नाम का एक सेठ रहता था। हरिया सेठ बहुत ही घमंडी और लालची था। रामू अक्सर हरिया सेठ की हवेली पर कपड़ों के लेन देन से आया करता था। रामू ने गरीब होने के बावजूद भी अपनी बेटी प्रिया को शहर के प्राइवेट स्कूल में एडमिशन दिला रखा था। रामू की बेटी प्रिया पढ़ने लिखने में बहुत होशियार थी। वो बड़ी होकर कलेक्टर बनना चाहती थी। प्रिया के क्लास में ही हरिया सेठ की बेटी भी पढ़ती थी, जिसे अपने पिता के धन दौलत पर बहुत घमंड था। हरिया सेठ की बेटी डिम्पल प्रिया को फूटी आंख नहीं सुहाती थी। प्रिया के सबसे इंटेलिजेंट होने पर डिम्पल प्रिया से बहुत चिढ़ती थी। इसी तरह दिन निकल रहे थे। एक दिन रामू की तबीयत अचानक खराब हो जाती है, जिस वजह से उस दिन सुमन अपनी धोबी की दुकान नहीं खोलती। कई दिन बीत जाते हैं, परंतु रामू की तबीयत में सुधार नहीं आता। पैसों की कमी के कारण रामू को सही इलाज नहीं मिल पा रहा था। देखो, हमने पेशेंट की जांच की है। पेशेंट के दिल में छेद है, जिसका ऑपरेशन करना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर बहुत देर हो जाएगी और शायद पेशेंट इस दुनिया में ना रहे। डॉक्टर साहब, ऐसे मत कहिए। हमारे पास जो भी जमा पूंजी थी, हमने सभी इनके इलाज में खर्च कर दिया। शुभ शुभ बोलिए, अगर प्रिया के पिताजी हमें छोड़कर चले गए तो हमारा क्या होगा? देखो, मैं आपकी भावनाओं को समझ सकता हूँ, परंतु इनके इलाज के लिए फौरन 10 लाख रुपए की जरूरत है। इनका हार्ट का ऑपरेशन है। अगर 1 हफ्ते के भीतर इनका इलाज नहीं हुआ तो आप इन्हें अपने साथ अपने घर ले जा सकती हैं। इतना कहकर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। यहाँ प्रिया और सुमन दोनों रामू की हालत देखकर रो रहे होते हैं। तभी प्रिया की माँ दुकान खोलने का फैसला करती है। उस दिन से प्रिया और सुमन दोनों मिलकर अपनी धोबी की दुकान वापस खोल लेते हैं। रामू के ना होने की वजह से सुमन प्रिया को सेठ की हवेली से कपड़े लाने भेज देती है। प्रिया पैदल ही 2 किलोमीटर जाकर सेठ की हवेली के धोने वाले कपड़े लेने जाती है। हवेली के नौकर प्रिया को कपड़े दे देता है कि तभी उसे ऐसा करता देख डिम्पल देख लेती है और उसके पास आकर बोलती है, क्यों प्रिया, तुमने कभी बताया नहीं कि तुम रामू धोबी की बेटी हो? मैं तो तुम्हें बहुत अच्छे घराने से समझ रही थी, परंतु तुम तो एक धोबी की बेटी हो। हाँ, मैं एक धोबी की ही बेटी हूँ, तो इसमें बुराई क्या है? हम लोग मेहनत करके तो पैसे कमाते हैं और मेहनत करने वाला कभी छोटा आदमी नहीं होता। ईश्वर की नजर में वो श्रेष्ठ होता है। इतना कहकर प्रिया वहाँ से चली जाती है। अपने नौकर के सामने डिम्पल का अपना मजाक बनता देख अंदर ही अंदर गुस्से से डिम्पल भर जाती है और किसी भी तरह प्रिया से बदला लेने का सोचती है। प्रिया बेटा, हम कई दिनों से दुकान खोलकर बैठे हैं, परंतु दुकानदारी से इतनी कमाई नहीं होती कि हम तुम्हारे पिताजी का इलाज करवा पाए। मैं मदद मांगने सेठ की हवेली पर जा रही हूँ। तुम यही दुकान पर रहकर दुकान का ध्यान रखना। ठीक है माँ, आप अपना ध्यान रखना, मैं यही दुकान पर रहूंगी। इसके बाद सुमन सेठ की हवेली की तरफ चली जाती है। सेठ जी, मैं सुमन हूँ, रामू की पत्नी। दरअसल कुछ महीनों से मेरे पति की तबीयत बहुत खराब है और डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया है। मैं आपसे मदद मांगने आई हूँ। मेरे पति के इलाज में 10 लाख रुपए का खर्चा आएगा। अगर आप मुझे 10 लाख रुपए उधार दे देते तो आपकी बहुत कृपा होती। अरे पागल औरत, तू होश में तो है ना? तुझे अंदर किसने आने दिया? तू मुझे भी अपनी तरह ही समझ रही है? मैं कोई पागल थोड़ी हूँ जो तुझे 10 लाख रुपए उधार दे दूँ। तुम धोबियों की क्या औकात है जो मेरे 10 लाख रुपए लौटा पाओगे? मालिक, आप मुझ पर भरोसा कीजिए। मैं अपने जीते जी आपकी पाई पाई चुका दूंगी। आप चाहे तो मेरा घर भी गिरवी रख सकते हैं।
घर तो तू ऐसे कह रही है जैसे कि तेरी कोई कोठी या बंगला हो। तेरे घर की कीमत केवल 2 लाख रुपए की है। चली जा यहाँ से, मैं तुझे एक भी फूटी कौड़ी नहीं देने वाला और आइंदा इस घर में आने की जरूरत नहीं है। इस तरह सेठ सुमन को बहुत जलील करता है और उसे वहाँ से कर निकाल देता है। ये सब पीछे खड़ी डिम्पल भी सुन रही होती है, जो कि सेठ की बेटी होती है। ये सब सुनने के बाद डिम्पल के दिमाग में खिचड़ी पकती है और वो अपने पिताजी के पास जाती है। पिताजी, मैं चाहती हूँ कि आप इन आंटी को 10 लाख रुपए उधार दे दो, परंतु इसके बदले इनकी बेटी प्रिया को अपने घर का नौकर रख लो। इसके बाद डिम्पल अपने पिताजी को सारी बात बताती है और हरिया की पत्नी को अपनी बेटी के कहने पर 10 लाख रुपए उधार देने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद सेठ अपने आदमियों को भेजकर सुमन के पास संदेशा भेजता है। थोड़ी ही देर बाद सुमन अपने घर के कागज लेकर सेठ की हवेली पहुंच जाती है। देख सुमन, मेरी बेटी की सिफारिश के बाद ही मैं तुझे 10 लाख रुपए देने को तैयार हुआ हूँ, परंतु इसके बदले मेरी एक शर्त है। तुझे अपनी बेटी प्रिया को मेरे घर नौकर का काम करने के लिए भेजना पड़ेगा। जब तक तुम मेरे दिए हुए 10 लाख रुपए नहीं दे दोगी, तब तक मैं तेरी बेटी को अपने घर की नौकरानी बनाकर रखूंगा। अगर तुझे शर्त मंजूर है तो तू ये 10 लाख रुपए ले सकती है। सुमन थोड़ी देर विचार करने के बाद सेठ की शर्तों पर हाँ बोल देती है और अपने घर के कागज देकर सेठ से वो 10 लाख रुपए ले लेती है। सुमन अपनी दुकान पर वापस आकर अपनी बेटी को सारी बात बताती है और उसे गले से लगा लेती है। कोई बात नहीं माँ, पिताजी के लिए मैं सेठ की यहाँ नौकरानी बनने के लिए तैयार हूँ। अभी आप सबसे पहले जाकर अस्पताल की फीस भर दो ताकि हमारे पिताजी ठीक होकर घर वापस आ सके। इसके बाद सुमन और प्रिया दोनों अस्पताल की फीस भर देते हैं। अगले दिन डॉक्टर सफलतापूर्वक रामू का हार्ट का ऑपरेशन कर देते हैं। देखिए, रामू अब खतरे से बाहर है, परंतु उसे बेड रेस्ट की जरूरत है। ऑपरेशन अभी ताजा है। 2 दिन बाद आप पेशेंट को घर ले जा सकते हैं, परंतु ध्यान रखना, पेशेंट को गर्मी बिल्कुल भी नहीं लगनी चाहिए, नहीं तो वो परेशानी में आ जाएंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं पूरा ध्यान रखूंगी। वहीं दूसरी तरफ प्रिया अब डिम्पल के घर की नौकरानी बन चुकी थी। डिम्पल प्रिया से पूरा दिन घर के काम करवाती थी और बदले में बचा कुचा खाना ही खाने को देती थी। डिम्पल अपने घर में प्रिया की बहुत बेइज्जती करती है और उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती है। एक दिन डिम्पल प्रिया के पास जाती है और कहती है, देखो प्रिया अपना हाल, तुम मेरा दिया हुआ खाती हो और मेरे उतरे हुए कपड़े पहनती हो। तुम्हारी पूरी जिंदगी मेरी नौकरानी बनकर ही कट जाएगी। इसी तरह कुछ दिन निकल जाते हैं। बहुत गर्मी के दिन थे, जिस कारण रामू की तबीयत फिर से खराब हो रही थी। ये देखकर सुमन घबरा जाती है और अपनी बेटी प्रिया से कहती है, बिटिया, जैसे तैसे तुम्हारे पिताजी ठीक हो रहे थे, परंतु इस कड़कती धूप के कारण गर्मी बढ़ती ही जा रही है। डॉक्टर ने कहा था कि तुम्हारे पिताजी को गर्मी महसूस नहीं होनी चाहिए, नहीं तो उनके दिल में घाव बन जाएगा। हमारे घर में तो कूलर भी नहीं है, भला मैं कैसे तुम्हारे पिताजी का ध्यान रखूं? आप चिंता मत कीजिए माँ, ऊपर वाला कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएगा। मुझे लेट हो रहा है, मैं सेठ की हवेली पर काम करने जा रही हूँ। आप अपना और पिताजी का ध्यान रखना। इतना कहकर प्रिया हवेली की तरफ निकल जाती है। हवेली पर सेठ का एक एसी खराब हो गया था, जिस कारण वो एसी बदलवा रहा था। ये देखकर प्रिया सेठ के पास आती है और कहती है, मालिक, ये क्या हो रहा है? आप नई एसी लगवा रही हैं क्या? हाँ प्रिया, तुमने सही समझा। हम ये पुराना एसी रिटायर कर रहे हैं, क्योंकि अब नई टेक्नोलॉजी आ गई है, इसलिए हम महंगा वाला एसी लगवा रहे हैं। गर्मी बहुत हो रही है। सेठ जी, फिर आप पुराने एसी का क्या करेंगे? बेटा, ये पुराना एसी कबाड़ी वाला ले जाएगा। इसके बदले वो जो भी रुपए देगा, उससे मेरी बेटी अपने लिए खिलौने ले लेगी। सेठ जी, माफ कीजिएगा, परंतु क्या आप ये पुराना एसी मुझे दे सकती हैं? इसे मैं अपने घर पर लगाना चाहती हूँ। कड़कती धूप में हमारे घर में बहुत गर्मी हो जाती है, जिससे पिताजी को घबराहट होने लगती है। क्या आप मुझ पर एहसान कर सकते हैं? ये सुनकर सेठ के मन में खिचड़ी पकने लगती है और वो सोचता है कि क्यों ना वो इस पुराने खराब एसी के बदले प्रिया से कुछ रुपए ले ले
और उसका फायदा हो जाए। क्यों नहीं बेटी, तुम इसे ले जा सकती हो, ये तुम्हारे काम आएगा। इसके बाद शाम को छुट्टी के समय प्रिया वो एसी अपने घर ले जाती है। घर पहुंचकर जब प्रिया उस एसी को लगाने के लिए मैकेनिक को बुलाती है तो मैकेनिक बोलता है कि ये एसी तो खराब है और ये ठीक भी नहीं हो सकती। इतना सुनकर प्रिया हैरान रह जाती है कि उसे सेठ ने बेवकूफ बनाकर खराब एसी बेच दिया। अगले सुबह प्रिया सेठ के पास जाती है। प्रिया बेटा, तुम आ गई, लाओ मेरे एसी के 10,000 रुपए निकालो। सेठ जी, आपको शर्म नहीं आती? आपने मुझे खराब एसी बेचा है और आप उसके बदले मुझसे 10,000 रुपए की मांग कर रहे हैं। बेवकूफ लड़की, तेरी हिम्मत कैसी हुई मुझसे ऊंचे स्वर में बात करने की? 2 टके की नौकरानी, मैंने तुझसे जरा मीठे से बात क्या कर ली, तू तो सर पर चढ़कर ही नाचने लगी। इतना कहकर सेठ प्रिया के गाल पर एक जोरदार चांटा लगा देता है। कल सुबह तक मुझे किसी भी कीमत पर 10,000 रुपए चाहिए, नहीं तो मैं तुझसे तेरा वो घर खाली करवा लूंगा। मैंने तुझे सही एसी दिया था, अब तूने उसके साथ क्या किया वो मुझे नहीं पता। चल अब मेरी नजरों के सामने से दफा हो जा। मासूम प्रिया वहाँ से चुपचाप चली जाती है और अपने कामों में लग जाती है। रात को जब प्रिया घर जाती है तो वो अपनी माँ को सारी बात बताती है, जिसे सुनकर सुमन बहुत उदास हो जाती है। हे भगवान, ये तो हमारी कैसी परीक्षा ले रहा है। पहले तो तूने प्रिया के पिताजी की तबीयत खराब कर दी और अब तू हमें संकट में संकट दिए जा रहा है। ऐसा रहा तो मैं और मेरी बेटी भूखे मर जाएंगे। इस तरह सुमन और प्रिया उस दिन भूखे पेट ही सो जाते हैं। गहरी नींद में प्रिया को एक सपना आता है जिसमें परी उससे कहती है, प्रिया बेटा, मैं देख रही हूँ तुम किस तरह अपने पिताजी को बचाने के लिए दिन रात मेहनत कर रही हो और वो लालची सेठ तुम पर अत्याचार कर रहा है, परंतु तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं तुम्हारी मदद करने आ गई हूँ। तुम जो एसी सेठ के यहाँ से लाई हो वो मैंने अपनी जादुई शक्तियों से जादुई बना दिया है। अब तुम उस एसी से जो भी कहोगी वो तुम्हें वो चुटकियों में उपलब्ध करा देगा। इतना कहकर वो परी वहाँ से गायब हो जाती है। अगली सुबह जब प्रिया की नींद खुलती है तो उसे परी का सपना याद आता है। वो एसी के पास खड़ी होकर बोलती है, हे जादुई एसी, कृपया मुझे 10,000 रुपए दे दो। प्रिया के इतना कहते ही वहाँ पैसों की बरसात होने लगती है और प्रिया को 10,000 रुपए मिल जाते हैं। प्रिया वो पैसे इकट्ठा करके काम पर निकल जाती है। उस दिन प्रिया सेठ को एसी के 10,000 रुपए दे देती है। ये देख सेठ और उसकी बेटी को हैरानी होती है कि ये 2 टके की नौकरानी इतने रुपए कहाँ से ले आई। सेठ जी, ये लीजिए अपने 10,000 रुपए। आपने जो एसी हमें दिया था वो पूरी तरह से सही है और अच्छे से काम भी कर रहा है। इतना कहकर प्रिया वहाँ से चली जाती है और अपने कामों में लग जाती है। यहाँ दूसरी तरफ सेठ और उसकी बेटी को ये बात हजम नहीं हो रही थी। उस दिन डिम्पल प्रिया से चिढ़कर जानबूझकर अपना कमरा गंदा कर देती है और प्रिया को नीचा दिखाने के लिए उसे बुलाती है। ये क्या हरामखोर, तू तो कह रही थी कि तूने मेरा कमरा साफ कर दिया। तुझे भी हरामखोरी की आदत हो गई है। जब तक तेरी कनपट्टी पर 2 चाटे न लग जाए तुझे होश नहीं आता। रुक, अभी बताती हूँ तुझे। इतना कहकर डिम्पल प्रिया पर हाथ उठाने वाली होती है कि तभी सुमन वहाँ आ जाती है। खबरदार डिम्पल, जो तुमने मेरी बेटी पर हाथ उठाया, बहुत हुआ तुम्हारा अत्याचार। ये लो अपने 10 लाख रुपए। अब हमें तुम्हारे यहाँ नौकरी नहीं करनी। डिम्पल अपने सामने 10 लाख रुपए देखकर हैरान हो जाती है और चुपचाप खड़ी हो जाती है। इसके बाद प्रिया और सुमन वहाँ से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ सेठ और डिम्पल को कुछ समझ नहीं आता और वो गुस्से से अपना पैर पटकने लगते हैं। इस तरह उस दिन के बाद जादुई एसी की मदद से प्रिया और उसके घर वालों की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है और वो धीरे धीरे गांव के सबसे अमीर व्यक्ति बन जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ डिम्पल के पिताजी को व्यापार में बहुत बड़ा घाटा हो जाता है और उसकी सारी जमीन जायदाद नीलाम हो जाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यदि कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो फिर मिलती हूँ आपसे ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।